मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि आज 4 नवंबर था और 4 नवंबर यानी कि आपको आज का आपका पहला प्रश्न पत्र आपका हिंदी का पेपर जो हो चुका है और बाकी प्रश्नों की भी श्रृंखला जो है आपकी उनको सभी को आपको उत्तर की यानी कि आंसर की आपको प्रोवाइड की जा रही है मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, आप सही देख पा रहे हैं कि डियर थर्ड सेमेस्टर 4 नवंबर 2020 के लिए आपके जो 4 नवंबर को संपन्न हुआ हिंदी का प्रश्न पत्र है उसका कंप्लीट पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है मित्रों। तो यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात में जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि समय से लेटेस्ट और आगे आने वाले आपके सभी प्रश्न पत्रों का आपको सॉल्यूशन मिल सके मित्रों। तो शीघ्रता से बेल आइकन दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे मित्रों। वहीं पर यदि आपने हमारे सेकंड चैनल मैथ्स रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां जाकर के इसको भी बेहतर तरीके से सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करेंगे। तो मित्रों तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका तृतीय सेमेस्टर 2020 यानी षष्ठम प्रश्न पत्र आपका हिंदी का है जो कि मॉर्निंग में आपका संपन्न हो चुका है मित्रों। तो वहीं पर आपकी जो पहली श्रृंखला थी इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की थी, इसमें 5 आपके प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न था कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो देखिए, राम भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में से अगर बात की जाती है ऑप्शन को देखा जाएगा तो आपका थर्ड ऑप्शन तुलसीदास है, आपका रामानंद है, नरहरि आदि, केशवदास आदि के रूप में आप जानते हैं। तो आपका ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास बिल्कुल करेक्ट होगा। वहीं पर आपका सेकंड है आपका क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो साकेत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके कंपटीशन और यूपी टेट लेवल पर बना है मित्रों। तो इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, यानी कि आपका सेकंड बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो प्रणाम करने योग्य हो के लिए एक शब्द है, ठीक है, यानी कोई प्रणाम करने योग्य है उसके लिए, तो आपका ऑप्शन सेकंड प्रणम में एक शब्द बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड बिल्कुल से। वहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसू का तत्सम शब्द है यानी संस्कृत रूप, जैसा कि मैंने आपको बताया था आंसू का जो तत्सम शब्द है वो अश्रु है, यानी ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि गोदान के लेखक हैं। तो आप सभी लोगों को ज्ञात है कि गोदान काफ़ी प्रचलित है और अंतिम उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का जो काफ़ी सराहनीय रहा था मित्रों। तो ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका होगा मुंशी प्रेमचंद। तो अगली श्रृंखला है मित्रों आप सभी की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जिसमें से आपका छठवां क्वेश्चन था, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो सभी प्रश्न आपके लिए पेपर आपका बेहतर था मित्रों, इसलिए सभी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करके आए होंगे मित्रों। यदि वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों साथ साथ में, ठीक है। तो अनेकार्थी शब्द यानी ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ प्रदान करते हो या प्रकट करते हो, आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वहीं पर आपका 7वां है निर, और सम उपसर्ग लगा करके आपको एक एक शब्द बनाए। तो निर का मतलब होता है रहित, और ठीक है इसी तरह तो आपका निरुत्तर हो जाएगा, ठीक है, निरुत्तर आपका निरु लगा करके हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपका यदि सम उपसर्ग लगाएंगे तो आपका सम्मान हो जाएगा, ठीक है, सम्मान हो जाएगा, संसार हो जाएगा, ठीक है, संहार हो जाएगा, संग्राम हो जाएगा, इसीलिए निरुपकार हो जाएगा आदि आप लगा सकते हैं निर, लेकिन एक एक पूछा था तो बेहतर तरीके से आप इनको जवाब दे पाए होंगे मित्रों। वहीं पर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 8, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है भेद प्रकट होना, ठीक है, भेद प्रकट होना या रहस्य प्रकट होना, जिसको बेहतर तरीके से आप इसको अर्थ भी आप लिख पाए होंगे मित्रों। वहीं पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समय चूक पुण्य का पछताने जब सूखी खेती तो बरसात क्या मतलब है। तो इस तरह से ये पूर्वोक्ति थी लेकिन आदि दी हुई है, इसलिए आप इसका जो अर्थ हो जाएगा वो समय निकल जाने पर, ठीक है, समय निकल जाने पर कुछ नहीं होता है, यानी जो व्यक्ति भाग्य और के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है, जो आलसी व्यक्ति होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कहावत कही गई थी, ठीक है, लोकोक्ति कही गई थी कि समय निकल जाने के पश्चात कुछ नहीं हो सकता है मित्रों, ठीक है। तो यहीं पर इसका अर्थ हो जाएगा। वहीं पर आपका अगला क्वेश्चन है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो कई बार मैंने आपको बताया कि जिसमें एक कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी, ठीक है, यानी एक कर्ता होगा आपका और एक ही क्रिया होगी, आपका क्या कहलाता है, सरल वाक्य, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केसर और केसर शब्दों का अंतर बताइए। तो देखिए, थोड़े से वर्ड परिवर्तन के पश्चात इनके अर्थ में अंतर आ जाता है मित्रों, तो मैंने कई बार आपको बताया है, ठीक है। तो केसर का अर्थ होता है यहाँ पर आपका पराग के लिए हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगला केसर जो आपका घोड़े या सिंह के लिए, ठीक है, घोड़े या सिंह के लिए अयाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल से करेक्ट आंसर आपको मिल चुका है मित्रों। वहीं पर आपके लघुत्तरीय के प्रश्नों के आप क्रिया से आप क्या समझते हैं, अकर्मक क्रिया के उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, ठीक है। तो क्रिया मैंने आपको बताया था जो किसी कार्य के होने का बोध कराती है वो आपकी क्रिया कहलाएगी। इसमें 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक हो गई, जिसमें अकर्मक यानी कर्म रहित क्रिया, ठीक है। तो आपने बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन भी किया होगा।
वहीं पर आपका 13वां प्रश्न है आपका, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो मैंने आपको वाक्य के भेद बताए थे, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना या उत्पत्ति के आधार पर। तो वहीं पर आपका पूछा गया रचना की दृष्टि से तो 3 भेद होते हैं इसके, या 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला रूढ़ आ जाता है, ठीक है, दूसरा आपका यौगिक आ जाता है और तीसरा योग रूढ़ आता है, ठीक है। तो ये आपको प्रकार लिखने थे जिन्हें आप बेहतर तरीके से कर भी पाए होंगे मित्रों, ठीक है। वहीं पर संयुक्त वाक्य के एग्जाम्पल भी देना था, संयुक्त वाक्य मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बेहतर तरीके से। अगला प्रश्न था गद्य एवं पद्य में अंतर बताना था। तो मैंने आपको कई बार बताया गद्य और पद्य में, यानी पद्य में क्या होती है, जिसमें लय, ताल, सुर और अलंकार आदि की प्रबलता होती है, ठीक है। उसी प्रकार गद्य, ठीक है, जिसके अपोजिट होता है, ठीक है। वो वहीं पर आपका एक और प्रश्न आपका 15वां था कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर लघु निबंध लिखना था, यानी 26 जनवरी, 15 अगस्त, ठीक है, आदि, यानी जो भी राष्ट्रीय पर्व हैं उन पर आपको एक लघु निबंध लिखना था, जिसे आप बेहतर तरीके से भी लिख पाए होंगे अपने शब्दों में मित्रों। वहीं पर आप अगला प्रश्न आपका आत्मकथा क्या होती है, किसी आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो कोई भी आप एक आत्मकथा लिख सकते थे, आत्मकथा यानी स्वयं के द्वारा लिखी। वहीं पर आप पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक चिन्हों को में क्या अंतर है, तो मैं आपको बताया था, जहाँ पर थोड़ी देर रुकना होता है उस पर अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन हमें थोड़ी देर से ज़्यादा देर रुकना होता है तो वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वहीं विस्मयादि में जहाँ पर हर्ष, उल्लास, शोक आदि का बोध होता है या इस तरह के प्रकट होती हैं, तो शब्द होते हैं, तो उन पर आपका विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये इसका साइन होता है, ये पूर्ण विराम का साइन है। तो आप बेहतर तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से इसको क्लियर कर पाएंगे मित्रों। वहीं पर मिश्रित एवं संयुक्त वाक्य में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इनमें क्या क्या अंतर है। तो मिश्रित का एक अंतर लिखना था और संयुक्त वाक्य का आप एक एक अंतर लिख सकते हैं। तो बेहतर तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाते मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का जो प्रश्न पत्र काफ़ी बेहतर हुआ होगा, क्योंकि प्रश्न पत्र आपका काफ़ी अच्छा रहा था मित्रों। इसलिए वीडियो पसंद आया तो हम बहुत लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। यदि आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल मैथ रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर जाइए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मित्रों। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।